हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप लोगों के लिए राम जी की पाठशाला बहुत दृढ़ संकल्प के साथ लगा हुआ है और आपको परीक्षा में जरा सी भी दिक्कत ना हो, इसलिए हरदम प्रयास में लगा हुआ है। हम लोगों ने संविधान की एक बहुत बेहतर सीरीज चलाई थी जिसमें हम प्रश्नों के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका शायद ही कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा इस प्रैक्टिस सीरीज को करने के बाद। आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बहुत जल्दी जल्दी, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि राम जी की पाठशाला बिना टाइम वेस्ट किए ही आपको सब काम कराता है और इसीलिए जाना जाता है। अपनी बड़ाई नहीं है, सीधे सीधे आप तक मैटर को पहुंचाना ही उद्देश्य है। तो संविधान की प्रस्तावना से संबंधित आज 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू कर। पहला प्रश्न है, यहाँ पे आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष, ये देखो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष इस शब्द को आप यहाँ पे ध्यान से देखो। धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखो, मौलिक अधिकारों में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ना ही 9वीं अनुसूची में और ना ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे। आपको पता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे, जिन 3 शब्दों में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता था। तो आपको सीधे सीधे आंसर लगा देना है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका दूसरा। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न। अगला है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना या उद्देशिका है ना, जो शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है। हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, ऐसे पूरी चलती है। तो ये कहाँ पे यूज होता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। उसके बाद, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन करना। और गणतंत्र में क्या चीज है? गणतंत्र में शासन प्रणाली को देखा जाता है। शासन प्रणाली दो तरह की होती है। पहला, एक कुलीन वंशानुगत राजतंत्र होता है, यानी कि राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा। और गणतंत्र में क्या होता है? राजतंत्र में वैसा होता है। गणतंत्र में जो शासक होता है वह वंशानुगत नहीं होता, उसको चुनाव के माध्यम से अपने पद पर अभिषिक्त किया जाता है। तो 4 इसके ऑप्शन है। ऑप्शन आपने देख लिए होंगे। अगर मैं सबको पढ़ूंगा तो आपका समय बर्बाद होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसी का अर्थ है गणतंत्र। और भारत गणतंत्र कब बना? तो आपको याद होना चाहिए, 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान को लागू किया गया तब भारत एक गणतंत्र बना। और 26 जनवरी की इस तिथि को हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं और बड़े धूमधाम से हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। क्या है? निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, ठीक है। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। इसमें अब देखो, सही शब्दों को विचारानुसार क्रम में लगाइए, यानी कि ये पूछ रहा है कि आपने जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखी उसमें इनका क्या क्रम है, उसमें इनका क्या क्रम है। तो सबसे पहले आपका क्या आता है? सबसे पहले आपका आता है ये सार्वभौमिक। सबसे पहले पे क्या आता है आपका? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब, ये दूसरा आप निकाल भी सकते हैं, प्रभुत्व संपन्न से इसको निकाल सकते हैं। प्रभुत्व संपन्न से आप इसको निकाल सकते हैं, सॉवरन से निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है आपका समाजवादी। ये पहले नंबर पे आ गया आपका, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका आ गया समाजवादी। तीसरे नंबर पे आता है आपका धर्मनिरपेक्ष और चौथे नंबर पे आता है आपका प्रजातांत्रिक। तो मतलब ये क्रम है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, इस तरह से पूरा चलता है। तो आपको इसी हिसाब से क्रम में लगाना है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखो ये पहले पे आया, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे पे आया। उसके बाद आपका धर्मनिरपेक्ष किस पे आया? धर्मनिरपेक्ष आया आपका तीसरे पे, सॉरी, यहाँ पे तीसरे पे आया, ठीक है। और फिर उसका बाद ये प्रजातांत्रिक चौथे पे आ गया आपका। तो आपको कैसे लगाना है? देखो यहाँ पे 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 ये कूट की तरह से आपके पास आ सकता है।
तो आपको ये चीज बहुत ध्यान से रखनी है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित अवतरण में, यानी कि यहाँ पे पूरी की पूरी लगभग क्या लिख दी गई है, पूरी की पूरी प्रस्तावना को यहाँ पे लिख दिया गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये देखो आपको देखने में आ रहा है, प्रभुत्व संपन्न आया था सबसे पहले, है ना, इसको सार्वभौम बोल रहे हैं। उसके बाद समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एक ही जैसी बात लगभग है। उसके बाद प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, प्रजातंत्र लोकतंत्र एक ही बात होती है। और उसके बाद गणराज्य। तो पहले नंबर पे क्या आ रहा है, देखो प्रजा प्रभुत्व संपन्न यानी सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और प्रजातंत्र या लोकतंत्र ऐसे आ रहा है। तो उसके बाद बोल रहे हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय हैं देखो यहाँ। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश 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 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो कुल मिला के आपको इतना बड़ा हवा क्वेश्चन दे दिया है और पूछ लिया गया है कि संविधान कब पारित हुआ, संविधान कब बन के तैयार हुआ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 26 नवंबर सन 1949। आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा ने इसको पारित किया। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है। पहला है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। ऐसी तो बात नहीं है, सामाजिक समानता की बात होती है। कहां पे बात होती है सामाजिक समानता की बात? सबसे पहले तो समानता की बात होती है कहां पे, आपकी प्रस्तावना में। उसके बाद फिर मौलिक अधिकारों में चर्चा होती है, सामाजिक समानता की बात होती है। जो समता या समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता और समानता का जो आपका अधिकार चलता है उसमें बात है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है, देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी? नहीं, अगर पहले से विद्यमान होती तो इस चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आपको पता है कि आर्थिक रूप से भी बहुत लोग पिछड़े थे, सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े थे, पर यहाँ पे सामाजिक समानता की बात आ रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। प्रत्याभूत मतलब गारंटी देना, प्रत्याभूत मतलब गारंटी देना, एक तरह से गारंटी दी गई है सामाजिक समानता की। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है छठे का आपका, तीसरा सही हो जाएगा। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर आप ये क्वेश्चन करके जाएंगे ना, आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके। उसके बाद अगला प्रश्न है, 26 नवंबर सन 1949 को जब संविधान को अंगीकृत किया गया भारतीय संविधान सभा द्वारा, तो उस समय प्रस्तावना में शामिल शब्द नहीं थे। मैंने अभी आपको क्या बताया कि 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए, जिसमें आपका था पंथ निरपेक्ष, दूसरा था आपका समाजवादी, और तीसरा था आपका राष्ट्र की अखंडता। तो ये बाद में जोड़े गए। ये कौन है? ये बाद में जोड़े गए, जबकि गणराज्य पहले से था। ठीक, गणराज्य पहले से था, तो 3 नहीं थे, समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, अखंडता नहीं था। तो कौन से 3 नहीं थे? तो 1, 2 और 3। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहले वाला सही। उसके बाद 8वां जो आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन, स्वतंत्रता का ये पूरा का वर्णन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय है। जबकि विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता है, पर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। क्या नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। एक बार मैं आपको पीछे चल के दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे कहीं भी, यहाँ पे 3 तो लिखे हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिखा है, जबकि विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता का कहीं भी जिक्र नहीं आया है। तो आपको आर्थिक वाला ये गलत लगा देना है, मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा। बाकी विचार की और विचार प्रकट करने की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, ये सब स्वतंत्रताएं आपको संविधान की प्रस्तावना प्रदान कर रही है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा, मतलब कि संविधान में की प्रस्तावना में जो आदर्श हैं और उद्देश्यों की रूपरेखा यानी आउटलाइन दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है। कहां पे? मूलाधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के अध्याय में,
और चौथा हो जाएगा आपका संविधान के पार्ट में कहीं नहीं। तो खाली देखो पूरा जो संविधान है वो मुख्यतः जो पूरी मतलब आत्मा की तरह से है वो मूलाधिकार, ठीक है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने में मदद करते हैं और मौलिक कर्तव्य राज्य के नागरिकों को कर्तव्य करने के लिए देश के लिए हित के लिए अग्रसर करते हैं। तो खाली मूलाधिकार बोल देना, खाली डीपीएसपी बोल देना ये ठीक नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों की और उद्देश्यों की आउटलाइन दी गई है उनकी विस्तृत व्याख्या कहां पे की गई है? 3 ऑप्शन हो जाएगा, मूलाधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। मौलिक कर्तव्यों का अध्याय कौन सा है? अध्याय 3 है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके चौथे में है जो आपके 36 से लेकर 51 तक है और मौलिक कर्तव्य आपके 4A में है, अनुच्छेद 51A में है। तो इन तीनों सेक्शन को मिलाकर, इन तीनों भागों को मिलाकर आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी चर्चा यहाँ पे की गई। उसके बाद भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? मतलब कि जो भारतीय गणतंत्र था, मतलब भारतीय गणतंत्र मतलब कि भारत की बात हो रही थी कि जब 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र भारत एक गणतंत्र बना, संविधान लागू हुआ, तो उस समय सही सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? देखो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो आपको यहाँ पे टेक्निकली चीजों को समझना है। क्या समझना है? कि आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है, जबकि धर्मनिरपेक्ष, जबकि समाजवादी, जबकि ये धर्मनिरपेक्ष फिर से आया, ठीक है। ये जो शब्द हैं ये शब्द 1976 में जुड़े, तो 1950 की तो बात नहीं है, तो दूसरा भी आपका ऑप्शन कट गया और चौथा भी आपका ऑप्शन कट गया। अब लोकतंत्रात्मक गणराज्य भी था और प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य भी था, तो ये भी सही है, बट इससे ज्यादा ये बेहतर है क्योंकि यहां पर पूरी बात लिखी जा रही है। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 10वें का सी हो जाएगा, 10वें का आपका 3 हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई है आपको? उसके बाद 11वां है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए? तो मैं आपको पहले से ही बता के आया हूं, समाजवाद जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया है, और क्या जोड़ा गया है? और क्या जोड़ा गया है? बस ग्राम समाज नहीं जोड़ा गया और प्रभुत्व संपन्न नहीं, ये पहले से उसमें है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? दूसरा हो जाएगा, 11 का दूसरा, 1 और 3। उसके बाद क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो आपको पता है कि संविधान सभा की जब तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जो ये बताता था कि हमारा संविधान किन आदर्शों पर स्थित करेगा, किन आदर्शों को, किन मूल्यों को प्रकाशित करेगा, ये बात बताता था क्या? हमारा वो उद्देश्य प्रस्ताव। और वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या बना? संविधान की प्रस्तावना चला। तो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है, यानी कि भारतीय संविधान की अगर एक छोटी सी झलक देखनी हो, आपको शॉर्ट फॉर्म में देखनी हो, तो कहां पे दिखाई देगी? संविधान की प्रस्तावना में दिखाई देगी। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। लौकिक सार्वभौमिकता यानी कि सभी का पार्टिसिपेशन है। भारत में सभी का पार्टिसिपेशन है, लौकिक सार्वभौमिकता है। ये किससे पता लगता है? प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, और हम भारत के लोग, हम भारत के लोग यानी कि हम भारत के लोग एक साथ मिलकर सार्वभौम बन जाएंगे, एक साथ मिलकर प्रभुत्व संपन्न बन जाएंगे। ये लौकिक सार्वभौमिकता का प्रतीक है। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा चौथा, हम भारत के लोग। ये दिखाता है कि जो संविधान है वो हम भारत के लोगों ने अपने आप के लिए बनाया, अपने लिए बनाया और अपने द्वारा बनाया। यही प्रभुत्व संपन्नता को दिखाता है, सॉवरेनिटी को दिखाता है और सार्वभौमिकता को ये चीज दिखाता है। 14वां है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किस या किन नामों से किया गया है? तो
भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो केवल भारत नहीं है, हिंदुस्तान तथा इंडिया नहीं है, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया नहीं है, भारत अर्थात इंडिया है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। यहाँ वहां पे भारत तथा इंडिया नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में इसी तरह दिया हुआ है, पर आप वहां पे जब आप पढ़ेंगे पहला अनुच्छेद, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, तो भारत अर्थात इंडिया, यानी कि ये दोनों नाम एक दूसरे का अर्थ नहीं निकालते हैं, पर आप इनको एक दूसरे के संदर्भ में ले सकते हैं, भारत अर्थात इंडिया। उसके बाद 15वां, निम्नलिखित में से कौन से वादों में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। यानी कि क्या बात कही जा रही है कि आपके सामने नीचे 4 केसेस दिए गए हैं, इन 4 केसेस में से वो कौन सा केस है, वो कौन सा वाद है, वो कौन सा मामला है जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग माना। आपको पता है 1960 में बेरूवाड़ी यूनियन वाद था, जिसमें संविधान ने जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अंग नहीं माना था और साथ में ही संशोधन करने की भी मनाही की थी। संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। बट 1973 में केशवानंद भारती मामला आया, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य मामला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व दिए निर्णय को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है तथा उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा, केशवानंद भारती विवाद। इसका पूरा नाम है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। उसके बाद 16वां, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। देखो कितना घुमा क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको पता है 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, पंथनिरपेक्ष, जिसको धर्मनिरपेक्ष भी आप कह रहे हैं, समाजवाद और राष्ट्र की अखंडता। तो अभी इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी चीज इसमें नहीं थी, 1975 में नहीं थी। देखो बंधुत्व भी था, संप्रभु भी था, संप्रभुत्व संपन्न सार्वभौमिकता, समानता की बात भी हुई है, पर अखंडता की बात नहीं हुई है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका चौथा। उसके 17वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, आप यहां पे देखो, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन, ये कथन लिखा हुआ है थोड़ा, कथन सही है, कौन सा कथन सही है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, तो ये बात सही है हमारी। चलो देखो भाई, उसके बाद उक्त शब्द 1077, ये 1077 नहीं, ये कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, एक मिनट, ये 1977 आई थी। 1977 के संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए नहीं, 1976 के संविधान संशोधन जोड़े गए थे, 1975 नहीं। उक्त शब्द संविधान के अंग नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा पहला ही सही हो जाएगा, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। देखो थोड़ा टाइपिंग चल रहा है, तो धीरे धीरे सब चीजें ठीक हो जाएंगी, आप अन्यथा न माने। 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ये चीज मैं आपको दिखा के भी आया हूं पहले से। तो देखो गणतंत्र सबसे पहले नहीं है, ठीक है। मैं क्या पढ़ा के आया था आपको, मैंने आपको पढ़ाया था, देखो अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सार्वभौम सत्ता संपन्न, बिल्कुल सही है। समाजवादी, समाजवादी दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे अपना क्या है, तीसरे नंबर पे अपना धर्मनिरपेक्ष है। कौन सा है, धर्मनिरपेक्ष है। तो धर्मनिरपेक्ष में आपका जो आ जाएगा ये दूसरा वाला भी आपका यहाँ पे कट गया। तीसरे वाले में क्या है, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, जनवादी गणतंत्र, है ना, जनवादी गणतंत्र है। तो ये जनवादी नहीं है, यहाँ पे समाजवादी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा मैं इसको सही कर देता हूं। यहाँ पे जनवादी है और यहाँ पे समाजवादी, ठीक है, यहाँ पे समाजवादी। आगे की पीढ़ी, आगे की जो वो बनाएंगे उसमें थोड़ा ध्यान रखें। तो सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र, ये भी आपका गलत है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सार्वभौम सत्ता संपन्न यानी प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। जनवादी का मतलब यहाँ पे लोकतंत्र है, जनवादी का मतलब क्या है, लोकतंत्र है, तो इसलिए आप अन्यथा न माने। अगला प्रश्न है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ठीक है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है,
यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत किसका जाना जाता है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत ये माना जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। अगला प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय या मोहम्मद अली जिन्ना? कौन सा हो सकता है इसमें से? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने माना। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। ठीक है, आमुख, आमुख का मतलब क्या होता है? आमुख का मतलब होता है जो मुख्य पृष्ठ होता है। ठीक है, यानी कि प्रस्तावना। यानी क्या है? प्रस्तावना। आप घूम मत जाना, देखो कैसे कैसे टॉप क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। भारत के संविधान के आमुख यानी प्रस्तावना का लक्ष्य भारत के सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या? सामाजिक और आर्थिक न्याय। बिल्कुल सही है, जबकि वहां पे 3 तरह के न्याय की चर्चा है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल है। धर्म की स्वतंत्रता पढ़ी थी हमने। अवसर की समानता बिल्कुल है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा बिल्कुल है। तो इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इन चारों में से चारों के चारों सही है। हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस एक रूप में घोषित किया गया है? किस एक रूप में घोषित किया गया है यह आपको बताना है। एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष आपका गणतंत्र, प्रजातांत्रिक गणतंत्र। एक बार मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेता हूं पीडीएफ से जो मेरे पास लिखी हुई है, उसमें कई बार ये मिसप्रिंट हो रहा है। ये है आपका, एक तीसरे ऑप्शन में है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, प्रजातांत्रिक गणतंत्र, प्रजातांत्रिक गणतंत्र, प्रजातांत्रिक गणतंत्र है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो हमारा तीसरा हो जाएगा सही ऑटोमेटिकली, कि एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। देखो कितनी बार मैंने आपको बता दिया, आपका सवाल गलत नहीं होने वाला। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? ठीक है, मतलब कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा? कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है, ये हमारी जन्मपत्री है। किसने कहा? तो आपको याद रखना है इसके बारे में, ये हो जाएगा आपका के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने ये बात कही। उसके बाद 24वां प्रश्न है, समाजवादी शब्द उद्देशिका। देखो उद्देशिका कहो, प्रस्तावना कहो, प्रियम्बल कहो, आमुख कहो, एक ही बात है। उद्देशिका में कब जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन सन 1976, 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के माध्यम से इनको जोड़ा गया था। कौन कौन शब्द थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये शब्द जोड़े गए। उसके बाद 25वां प्रश्न है, 25वां प्रश्न है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो आर्थिक न्याय का उपबंध कहां पे है? तो आर्थिक न्याय का उपबंध है एक तो उद्देशिका में है, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये चीज हमको देखने को मिलती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है हमारे पास 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुता संपन्न ये है, पर लोक कल्याण शब्द वहां पर नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है 27वां। 27वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा क्या बना? उद्देशिका बना। ठीक है, अब ये उद्देश्य प्रस्ताव है, ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव है। तो इनमें से हमको बताना है कौन कौन सा हमारा सही है। तो ये सही बात है कि उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्ताव उद्देशिका बना, बिल्कुल सही। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है क्या? बताओ। बिल्कुल सही बात है, न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, इसके आधार पर न्याय नहीं हो सकता, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है, क्योंकि केशवानंद भारती मामले में
1973 में। केशवानंद भारती मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, बट आप इसमें सकारात्मक संशोधन कर सकते हैं। और चौथा हो जाएगा आपका क्या, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो आपके इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, 3, पहला, दूसरा और चौथा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1, 2 और 4 से। ठीक है, ये देखो भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है, तो आंख बंद करके लगा देना, 3, कौन से, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 29वां प्रश्न है, सब बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द की का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में अनेक धर्म है, बिल्कुल नहीं। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, इसके बारे में विचार कर। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, और भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ नहीं है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ये भी नहीं है। एक्चुअली में इस धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का अर्थ पूरा क्या है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा, परंतु भारत सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है, ये धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है। और ये है आपका इसमें भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन था 1976, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये टॉप 30 क्वेश्चंस थे, अगर आप इनमें से करके जाएंगे तो आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा, टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।